हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज ME 208 सब्जेक्ट के अंदर हम रोटरी कंप्रेसर्स के बारे में देखेंगे। बेसिकली रोटरी कंप्रेसर्स जो हैं वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स की तुलना में काफ़ी हाई स्पीड पर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बैलेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के कारण बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है, और ये कंप्रेसर्स जो हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स की तुलना में काफ़ी हाई डिस्चार्ज डिलीवर करते हैं। अप्रॉक्स 50 मीटर क्यूबिक पर सेकेंड्स के अराउंड तक कर सकते हैं। परंतु इनका जो प्रेशर राइज है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स की तुलना में कम होता है। लगभग 10 बार से ज़्यादा का प्रेशर ये नहीं अचीव कर सकते हैं। ओनली 10 बार तक ही ये प्रेशर आपको हाई प्रेशर दे सकते हैं। तो देखिए, रोटरी कंप्रेसर्स का जो क्लासिफिकेशन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। रोटरी कंप्रेसर्स को दो पार्ट्स में है क्लासिफाई किया गया है: पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और डायनेमिक कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स में रूट ब्लोअर, वेन ब्लोअर, लाइशम ब्लोअर और स्क्रू ब्लोअर आते हैं, जबकि डायनेमिक कंप्रेसर्स में हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सेल कंप्रेसर्स का अध्ययन करते हैं। देखिए, सिलेबस में जो है आपके रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स, ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेन कंप्रेशंस हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि वेन ब्लोअर है, रूट ब्लोअर है, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सेल फ्लो। यही ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लाइशम और स्क्रू ब्लोअर एक बार भी अभी तक नहीं आया है, और बाकी ये रेयर काम में लिए जाते हैं, तो इसलिए हम इनके केवल इन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके देखिए। देखिए, सबसे पहले है रूट ब्लोअर। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कहीं पर ब्लोअर लिखा है, कहीं पर कंप्रेसर लिखा है। तो देखिए, तीन कैटेगरी होती है ये। एक होता है आपके पास फ़ैन, एक होता है ब्लोअर, और तीसरा होता है कंप्रेसर। तो देखिए, प्रेशर राइज की रेंज है। फ़ैन वो है जो आपको आउटपुट प्रेशर 1.2 से 1.5 बार तक का जो आउटपुट प्रेशर देता है वो फ़ैन कहलाता है। ठीक है। ब्लोअर क्या है? जो 1.5 बार से 2.5 बार तक का आउटपुट प्रेशर देता है, वो ब्लोअर कहलाता है। यानी कि आउटपुट प्रेशर यानी इनलेट प्रेशर उसमें क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन ब्लोअर जो है वो आउटपुट जो प्रेशर आपको अचीव करके देगा कंप्रेस करने के बाद, वो 1.5 बार से लेकर 2.5 बार तक हो सकता है। 2.5 बार से ज़्यादा नहीं होगा ब्लोअर के द्वारा जनरेट किया गया प्रेशर। कंप्रेसर का जो जनरेट किया गया प्रेशर है वो 2.5 बार से ज़्यादा, यानी कि कंप्रेसर वो डिवाइस हैं जो 2.5 बार से ज़्यादा का प्रेशर जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए तीन कैटेगरी है: फ़ैन, ब्लोअर, कंप्रेसर। तो ब्लोअर इसको क्यों बोला गया? क्योंकि ये 2.5 बार से ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर पाता है, ये इतनी इनकी मैक्सिमम रेंज होती है, इसलिए इनको ब्लोअर बोला गया। तो देखिए, रूट ब्लोअर कैसे काम करता है। इसमें बेसिकली दो रोटर होते हैं, टू टू लूप्स होती हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है। देखो, एक रोटर ये है और एक जो रोटर वो ये है। अब देखिए, इन पे लूप्स जो है, ये री लूप्स ये जो बनी हुई है इसमें, ये 2 लूप्स भी हो सकती हैं और 3, यानी कि जो है वो 3 इस तरह भी हो सकता है ये रोटर, जिसमें 3 लूप्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी 2 वाला दिखाया गया है। तो देखिए, ये प्रेशर राइज कैसे करता है। यहाँ से इनलेट एयर आती है। ठीक है, यहाँ से इनलेट एयर आती है, और उसके बाद ये जो रोटर है ये इस डायरेक्शन में घूमता है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, और ये वाला जो रोटर है ये इस डायरेक्शन में घूमता है। इनलेट एयर आई, अब ये घूमेगा वापस से, तो ये यहाँ जो इनलेट एयर आई है पहले इसके द्वारा यहाँ पे पहुँचा दी जाएगी, और फिर जो सेकंड जो इसकी प्रोफाइल आएगी ये वाले वो लूप्स की, ये इसको यहाँ ले जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये कंप्रेस जो एयर है इस पे एनर्जी आएगी। बेसिकली कंप्रेस नहीं होगी, ये रोटर की एनर्जी इस एयर को मिलेगी, और ये जो एयर है इस अभिग्राही में इकट्ठी होती जाएगी, यानी रिसीवर में। तो बार बार यहाँ पर ये एनर्जाइज्ड एयर बार बार यहाँ पे इकट्ठी होती जाएगी, और यहाँ पर फिर आपको जो कंप्रेस्ड एयर है बार बार इसका सप्लाई कंटिन्यूस बनी रहेगी, और आपका जो एयर का प्रेशर है वो यहाँ इस रिसीवर में अचीव होगा। यहाँ इसका प्रेशर नहीं बनता है। पहली बात कि यहाँ केवल एनर्जी, केवल काइनेटिक एनर्जी इनको दी जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी एयर की सप्लाई बार बार इस रिसीवर में भेजे जाने से तो प्रेशराइज यहाँ रिसीवर में होता है। ठीक है, फिर उसको आप बाद में कहीं भी काम में ले सकते हैं। तो एक और डायग्राम देखिए इसका रूट ब्लोअर का। देखिए, ये इसका इनलेट हो गया, ये इनलेट एयर है ए। अब ये वाला जो ब्लोअर है ए वाला, ये यहाँ से इस स्वीप करते हुए इस एयर को यहाँ ले जाएगा, और ये वाला ब्लोअर जब इस तरह से घूमेगा तो यहाँ जब इनलेट एयर दूसरी जो आएगी नेक्स्ट फ्रेश एयर, वो उसको यहाँ ले जाएगा। तो बेसिकली देखिए, ये इसके रीज़न है, ये इनलेट एयर का वेरी लो एनर्जी का रीज़न है। फिर ये इसको यहाँ पे और एनर्जी मिल गई, यहाँ पर आकर के इसको मैक्सिमम एनर्जी गेन हो गई। उसके बाद ये अभिग्राही या रिसीवर में लगातार जा रही है, तो रिसीवर के अंदर इसका प्रेशर राइज बार बार हो रहा है।
बार बार इसका कंटिन्यूस सप्लाई बनी हुई है और एनर्जाइज्ड एयर बार बार रिसीवर में जा रही है, तो यहाँ पे इसका रिसीवर में एयर प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह से रूट ब्लोअर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं वेन ब्लोअर। देखिए वेन ब्लोअर भी बहुत ही सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। सेम जो प्रिंसिपल रूट ब्लोअर में फॉलो होता है वही इस वेन ब्लोअर में होता है, एक्सेप्ट दैट यहाँ पर जो रोटर एक ही है और एक ही जो रोटर है वो ये जो स्प्रिंग्स है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्प्रिंग्स है, इन स्प्रिंग के साथ ये घूम रहा है, ठीक है, और ये एसेंट्रिक है। ये जो रोटर है इन स्प्रिंग के साथ इस तरह से घूम रहा है और एसेंट्रिसिटी के साथ घूमता है, इस तरह से एसेंट्रिसिटी के साथ ये घूमता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसको चलाने के लिए बहुत ही कम पावर देनी पड़ रही है, क्योंकि स्प्रिंग के जो फोर्स है स्प्रिंग के अगेंस्ट में घूम रहा है। तो स्प्रिंग जब एक बार स्ट्रेच होती है फिर वापस से उस पर फोर्स लगाती है, तो अल्टीमेटली इसको रोटेशनल मूवमेंट जो है वो इन स्प्रिंग से भी मिल जाता है। तो इसलिए इसको बहुत कम पावर देनी पड़ती है रूट ब्लोअर की अपेक्षा, और प्रेशर राइज इससे ज़्यादा का अचीव हो पाता है। प्रेशर रेशो जो है उनसे तो 2 या 3 का प्रेशर रेशो अचीव हो पाता है, जहाँ पर आप प्रेशर रेशो 8 का अचीव कर सकते हैं। वहाँ पर 2 और 3 लास्ट लिमिट है रूट ब्लोअर के द्वारा। वेन ब्लोअर के द्वारा आप 8 का जो प्रेशर रेशो वो अचीव कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा हाई प्रेशर उसकी अपेक्षा ज़्यादा आपको मिल सकता है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है वो एक तरह के रेडियल कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, जो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस तो है ही सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब देखिए इनमें जो है इसकी संरचना से ही इसको अपन थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ जो है यहाँ इनलेट एयर यहाँ से जो इनलेट एयर है इसके एक्सेली इनलेट करती है, ये तो आउटलेट है, एक्सेली इनलेट करती है। तो बेसिकली जब मैं इसका अगर साइड व्यू यहाँ पर ड्रॉ करूँ आपके सामने इधर, देखिए ये इसका इम्पिलर होता है और यहाँ एक्सेली जो है इनलेट एयर आती है, और उसके बाद रेडियली जो इनकी कर्ड ब्लेड है इम्पिलर की, जो रोटर है उस इम्पिलर के सहारे ये जो वेंस के सहारे ये जो इनलेट एयर आती है ये फ़्लो करती है रेडियल डायरेक्शन में। जब ये रेडियल डायरेक्शन में इसके साथ इम्पिलर के साथ फ़्लो करने लगती है तो इम्पिलर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस फ्लूइड को, फ्लोइंग फ्लूइड यानी क्या है हमारी एयर, उसको दे दी जाती है। और ये हाईली एनर्जाइज्ड फ्लोइंग फ्लूइड जो है रेडियली आउटवर्ड इस केसिंग में यहाँ पर एंटर करता है। देखिए जब ये रेडियली आउटवर्ड इस केसिंग में यहाँ पर एंटर करता है इम्पिलर से एनर्जी लेने के बाद, तो ये जो हाई प्रेशराइज्ड एयर है इसको पाथ कंटिन्यूसली वेरिंग एरिया का मिलता है और वेरिंग इंक्रीजिंग एरिया का मिलता है, जो कि एक डिफ्यूज़र की तरह कार्य करता है, जहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा इसको देखिए, इन द केस वेयर द फ्लो पासेस थ्रू ए स्ट्रेट पाइप एंटर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर द फ्लो इज स्ट्रेट, यानी कि जब इन एक्सेली जब ये आ रहा है इनलेट में तो यहाँ पे फ्लो स्ट्रेट यूनिफॉर्म और कोई स्विरलिंग मोशन नहीं होता है। जैसी जो फ्लो है वो सेंट्रीफ्यूगल इम्पिलर यानी कि रोटर के संपर्क में आता है तो इम्पिलर फोर्सेस द फ्लो टू स्पिन फास्टर एट इट्स गेट्स फर्दर फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, यानी कि उस रोटेशन के अलोंग जो है उसको एनर्जी मिलने लगती है फ्लोइंग फ्लूइड को इम्पिलर के द्वारा। देन दे अचीव ए प्रेशर राइज बाय एडिंग काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी टू ए कंटिन्यूस फ्लो फ्लूइड थ्रू द रोटर और इम्पिलर। दिस काइनेटिक एनर्जी इज then converted to an increase in potential energy और static pressure by slowing the flow through डिफ्यूज़र पैसेज, यानी जो डिफ्यूज़र पैसेज है उसके द्वारा उसको फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, उसको स्लो होता है, काइनेटिक एनर्जी उसकी धीरे धीरे कम होती है और वो स्टैटिक प्रेशर राइज में कन्वर्ट हो जाती है। द प्रेशर राइज इन इम्पेलर इज इन द मोस्ट केसेज ऑलमोस्ट इक्वल टू द राइज इन डिफ्यूज़र, यानी कि जितना इम्पिलर में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती है उतना ही डिफ्यूज़र पैसेज के दौरान उसका स्टैटिक प्रेशर जो है एयर का इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर जो वॉल्यूट केसिंग है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की वो ही डिफ्यूज़र की तरह वर्क करती है। अब आ जाते हैं अपन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर पे। तो देखिए एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जो है बेसिकली एक गैस कंप्रेसर की तरह काम में लिया जाता है और इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो जेट इंजन्स में, एरोप्लेन्स में और लार्ज गैस टरबाइन पावर प्लांट में काम में लिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक्सियली जो है एयर एंटर करती है,
यहाँ से देखिए एक्चुअली यहाँ पर एयर एंटर करती है। जैसी एंटर एयर करती है तो यहाँ पे देखिए रोटर और स्टेटर दो अलग अलग टाइप की ब्लेड है। देखिए ये जो सेंट्रल में है ये रोटर, ये घूमता है, और जो इसकी आउटर केसिंग है इसके साथ ये वाली फिन्स जो है ये स्टेटर कहलाती है, ये मूवेबल नहीं है, ठीक है, इनको स्टेटर बोला गया है। और ये जो रोटर से अटैच है ये मूवेबल होती हैं, ये लगातार मूव करती है। तो देखिए पहले, सबसे पहले कौन सी होती है, स्टेटर ब्लेड लगी, यानी कि हम एक गाइड ब्लेड है, एक मूविंग ब्लेड है, एक स्टेटर, एक रोटर है। तो सबसे पहले जो इनलेट एयर है उसको एक पर्टिकुलर एंगल पर, एयर जो एयर को पर्टिकुलर एंगल पर स्टेटर ब्लेड जो है वो भेजती है। उसके बाद मूविंग ब्लेड से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है इस एयर को। फिर वापस जब ये स्टेटर ब्लेड से टकराती है, मूविंग ब्लेड से एनर्जी लेने के बाद, यानी रोटर से एनर्जी लेने के बाद जब ये स्टेटर पे टकराती है तो स्टेटर पर वापस से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टैग्नेशन प्रेशर, यानी कि जो स्टैटिक प्रेशर है उसमें राइज कर दिया जाता है। फिर वापस से ये और एनर्जी लेती है, फिर इसको स्टैटिक प्रेशर में राइज कर दिया जाता है। और देखिए इसकी जो वेलोसिटी है वो मूविंग के बाद अपने आप डाउन होने का कारण ये है इसका वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया के कारण जो है अब आपको ये लगेगा कि सर वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये तो एक्ट एज ए नोजल की तरह काम करनी चाहिए थी, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए था। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्शन मिलता है स्टेटर का बीच में फ्लो में, तो वहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो स्लो डाउन होती है और स्टैटिक प्रेशर इसका राइज होता है। फिर इसको काइनेटिक एनर्जी और मिलती है, फिर उतनी काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट वाली जो स्टेटर है उस पर रेस्ट्रिक्शन मिलता है और स्टैटिक प्रेशर में राइज होती है। तो अल्टीमेटली आपको एट द लास्ट स्टेज जो है आपको मैक्सिमम प्रेशर राइज मिलता है एक्सेल फ्लो कंप्रेसर्स में। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो रोटर है, सॉरी, रोटर जो एक स्टेज नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेज है, यानी कि यहाँ ये स्टेटर और एक रोटर, तो स्टेटर रोटर मिलके एक स्टेज का निर्माण करते हैं, और ये फिर दोबारा से स्टेटर और रोटर मिलके सेकंड स्टेज का निर्माण करते हैं। तो यानी कि इस, अगर डायग्राम को हम फॉलो करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपके पास, जो ये तो गाइड वाली हो गई स्टेटिंग, वो ये जो फर्स्ट स्टेज इसको तो आप गाइड जो ब्लेड मानिए। उसके बाद रोटर स्टेटर 1, फिर ये रोटर स्टेटर 2 3 और 4, यानी कि इसमें 4 स्टेज है। ये जो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर है वो आपका 4 स्टेज एक्सेल फ्लो कंप्रेसर है। तो ऐसी स्टेजेस इस एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में जो डिज़ाइन अभी तक किए गए हैं मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से उसमें 16 तक हो सकती हैं। तो काफ़ी हाई प्रेशर जो है वो आपको इस एक्सेल फ्लो कंप्रेसर से मिल सकता है, और हाई डिस्चार्ज भी मिलता है, लेकिन हाई डिस्चार्ज इतना नहीं मिल पाता है जितना और कंप्रेसर से मिल सकता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर जो है वो आप इससे अचीव कर सकते हैं, और अप्रॉक्स काफ़ी हाई डिस्चार्ज की वैल्यू भी अचीव हो जाती है। एरोस्पेस में, मतलब एरोप्लेन्स में इस कंप्रेसर को यूज़ करने का मतलब है कि इसका लाइट वेट होता है, इसकी मेन एप्लीकेशन यही है, इसका वेट लाइट है और कंप्रेसर्स की तुलना में, इसलिए ही इसको एरोप्लेन्स और जेट इंजन्स में यूज़ करते हैं, और वहाँ पर काफ़ी हाई प्रेशर भी आपको आसानी से अचीव हो जाता है। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।